नहीं कर रही थी। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाती हूँ मैं आपको। हमारा चैप्टर है डायरेक्टिंग, जो क्लास में चल रहा था। ठीक है जी। डायरेक्टिंग के अनिकेत हमने कितने एलिमेंट्स पढ़े थे? 4। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा पढ़ा था? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। हाँ जी, कौन कौन से पढ़े थे अनिकेत? सबसे पहला एलिमेंट सुपरविजन। दूसरा एलिमेंट कौन सा पढ़ा था? लीडरशिप। तीसरा एलिमेंट हमने पढ़ा था मोटिवेशन। और चौथा एलिमेंट हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन। ऑडिबल है ना आप लोगों को? आई गेस अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ऑडिबल है दीदी। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो डायरेक्टिंग में हमारे पास 4 एलिमेंट्स आते हैं: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, पिछले से पिछली क्लास में इसको स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है टू गिव इंस्ट्रक्शंस। जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है तो उसको डायरेक्टिंग कहते हैं। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन ये कहता है कि जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट के काम को चेक करता है तो उसको सुपरविजन कहते हैं। मोटिवेशन ये कहता है कि किसी को भी अपने वर्ड्स से प्रभावित करना, किसी की भी इनर स्टेट ऑफ माइंड के बदलने को मोटिवेशन कहते हैं। लीडरशिप कहता है कि टू इन्फ्लुएंस समबडी फ्रॉम योर बिहेवियर। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। पिछली क्लास में हमने सुपरविजन के बारे में पढ़ा था कि सुपरविजन में सुपरवाइजर क्या क्या काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर 1, सुपरवाइजर लिंक की तरह काम करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो मैनेजमेंट से ऑर्डर्स लेकर वो वर्कर को देता है और वर्कर के सारे सजेशंस वो मैनेजमेंट को देता है, पहला। दूसरा, कि वो वर्कर को ट्रेनिंग देने का काम करता है, वर्कर के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करवाता है कि उनके बीच में यूनिटी रहे। चौथा, कि वर्कर को ट्रेनिंग देने का काम भी हो गया, वर्कर को मोटिवेट करने का काम करता है। और वर्कर के लिए ही एक्ट एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। सुपरवाइजर वर्कर के लिए फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह काम करता है। पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे पढ़ने के लिए। एक तो थी मैस्लो की थ्योरी और एक था बेटा जी इंसेंटिव्स। डन। हमने मैस्लो की थ्योरी पढ़ ली थी। एक बार मैं आपको क्विक रिकैप देती हूँ और जो इस थ्योरी में ऐड करना है वो बताऊंगी। मैस्लो की थ्योरी का पूरा नाम है मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी। मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी क्या कहती है? मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी, मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी क्या कहती है? क्या कहती है आर्या, आप बताओगे? मैं इस थ्योरी को आज फेयर में कराती हूँ। क्या कहती है मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी? हाँ जी आर्या, ओवर टू यू। क्विक आर्या। आर्या ऑडिबल? अनिकेत क्या कहती है? नहीं पता। की थ्योरी, हाँ बताइए आर्या। गाइस बी क्विक। नहीं पता आप आए नहीं थे आर्या इस क्लास में? दीदी, शायद इस वाली में नहीं आई थी। अनिकेत आप आए थे? कार्तिक? दीदी इसमें ये 5 कैटेगरीज में नीड्स को क्लासिफाई करा गया है। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज गिवन बाय मैस्लो। और मैस्लो ने इंसान की नीड्स को 5 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें सबसे पहली नीड आती है बेसिक नीड। दूसरी आती है, दूसरी कौन सी आती है? नीड। पहली बेसिक हो गई, दूसरी हो गई सिक्योरिटी, वेरी गुड। तीसरी नीड होती है दैट इज बिलोंगिंगनेस। तीसरी नीड आती है दैट इज बिलोंगिंगनेस। चौथी नीड आती है एस्टीम।
पांचवी नीड आती है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है जी, तो टोटल कितनी नीड्स आती है बेटा जी? 5। सबसे पहली बेसिक, फिर सिक्योरिटी, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जब मैस्लो ने इन्हें 5 नीड्स में बांटा था, तो बेसिक नीड का मतलब मैस्लो ने क्या डिफाइन किया था कि बेसिक नीड्स का मतलब होता है फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। इसको बेसिक नीड्स कहा गया है। सिक्योरिटी नीड का मतलब होता है उसकी फैमिली की सिक्योरिटी और उसकी लाइफ की सिक्योरिटी। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स, जिनके साथ वो अपनी क्या शेयर कर सके, फीलिंग्स, उसको बिलोंगिंगनेस नीड कहते हैं। एस्टीम नीड का मतलब होता है पावर, स्टेटस एंड मनी, उसको हम एस्टीम नीड कहते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है टू गेट what one is capable of getting। इस लाइन को प्लीज लिख लीजिएगा, पहले मैंने नहीं लिखवाई थी। टू गेट what one is capable of achieving और गेटिंग, कुछ भी कह सकते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबकी अलग अलग होती है, ये आपकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करती है कि आप कितना लाइफ में अचीव कर सकते हो। जब इंसान की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो सिक्योरिटी पर आ जाता है। जब सिक्योरिटी पूरी हो जाती है तो वो बिलोंगिंगनेस पर आ जाता है। जब बिलोंगिंगनेस पूरी हो जाती है तो वो एस्टीम पर आ जाता है। और जब एस्टीम पूरी हो जाती है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर आ जाता है। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड होती है कार्तिक, वो कभी भी एंड नहीं होती। इसी के साथ साथ मैस्लो ने इस थ्योरी में 3 एजम्पशंस भी दी थी। सबसे पहली एजम्पशन, नंबर 1, पहली एजम्पशन कि इंसान की नीड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। ह्यूमन नेवर गेट सेटिस्फाइड, ह्यूमन नेवर गेट्स सेटिस्फाइड। नंबर 2, ये जो नीड्स है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है। क्या मतलब है आर्य इस बात का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है, मतलब एक के बाद एक। हाँ, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। असल में मैंने अभी ये ऐसे बॉक्स में लिखी है, बट उस दिन मैंने इसको ट्राइंगल में डायग्राम में लिखी थी। जैसे ट्राइंगल हम टॉप मिडल ऑपरेशनल का नहीं बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही। तो उस हाँ जी। ट्राइंगल में बेसिक सबसे नीचे होता है, सिक्योरिटी उसके ऊपर होता है, बिलोंगिंगनेस उसके ऊपर होता है, एस्टीम उसके ऊपर होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर होता है। तो ये जो नीड्स होती हैं, एक तो ये कभी भी सेटिस्फाई, ह्यूमन नीड नेवर गेट सेटिस्फाइड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। नीड्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एज सून एज, ये 4 पॉइंट्स आज हम नोट करेंगे। एज सून एज one need gets satisfied, as soon as one needs gets satisfied, another arises। जैसे ही एक नीड पूरी हो जाती है ऑटोमेटिकली दूसरी नीड अराइज हो जाती है। तो ह्यूमन नेवर गेट सेटिस्फाइड, नीड्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एज सून एज वन नीड गेट्स सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन, मैं इसको 4 एजम्पशंस कर देती हूँ, मैंने 4 पार्ट में कर दिया इसको आज। चौथी एजम्पशन ये है बेटा जी कि बिहेवियर ऑफ पर्सन, बहुत ध्यान से सुनना इसको, बिहेवियर ऑफ पर्सन depends upon satisfied need। अरे आप मुझे इसका मतलब बताओगे? आप पहले इसको पॉइंट को इवैल्यूएट करो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ मैस्लो की थ्योरी में, कि बिहेवियर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइड नीड। इस बात का ये मतलब है कि इंसान का बिहेवियर इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी नीड सेटिस्फाइड है। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग जनरली ऐसा सुनते हैं कि सलमान खान ने इतनी चैरिटी करी, या बिल गेट्स ने पूरा ही चैरिटी में दे रखा है, या रतन टाटा अपने रेवेन्यू का 90% चैरिटी करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दे बिहेव, क्योंकि उन लोगों की सारी नीड्स लाइफ में पूरी है। उनकी बेसिक नीड पूरी है, सिक्योरिटी पूरी है, बिलोंगिंगनेस पूरी है, एस्टीम पूरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर वो लोग
है तो वो लोग वैसे बिहेव करते हैं। इंसान वैसे बिहेव करता है जोन सी नीड उसकी सेटिस्फाइड होती है। अगर बेटा जी किसी इंसान की बेसिक नीड ही पूरी नहीं है तो हम ऑब्वियसली उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो वो कमाएगा उसका 90% वो चैरिटी में देगा। वो पागल थोड़ी है वो। तो ऑब्वियसली इंसान जिस लेवल पर होता है उस हिसाब से उसका बिहेवियर होता है। जैसे आप बड़े बड़े आर्टिस्ट या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, आप इन सब लोगों की फोटो वोटो देखते हो जिसमें आप सब इन सब लोगों की बड़ी बड़ी फोटोज देखते हो जिसमें सक्सेस मिलने से पहले ये लोग कितने अलग थे और सक्सेस मिलने के बाद ये लोग कितने अलग है। वो फर्क आप सबने नेट वगैरह पे देख रखा होगा, सोशल मीडिया पे। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि बिहेवियर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइड नीड। उसकी कौन सी नीड सेटिस्फाइड है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। अगर उसकी बिलोंगिंगनेस नीड सेटिस्फाई है तो वो सबको यही एडवाइस देगा कि अपने परिवार के बारे में सोचो, दोस्तों के बारे में सोचो। अगर भाई उसका दिल टूटा हुआ है तो वो उस तरीके से एडवाइस करेगा। मतलब पर्सन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू दी सेटिस्फाइड नीड। उसकी कौन सी नीड सेटिस्फाइड है वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। उसकी फैमिली पूरी है तो उसकी एडवाइस वैसी होगी, उसकी फैमिली उससे अलग रहती है तो उसकी एडवाइस वैसे होगी। तो यानी बिहेवियर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइड नीड। उसकी जोन सी नीड सेटिस्फाइड है वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो मैस्लो का ये कहना था कि इंसान की जो नीड्स होती हैं वो 5 कैटेगरी में होती है: बेसिक, सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है टू गेट व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ गेटिंग, टू अचीव व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ अचीविंग। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबका अलग अलग होता है। हम सब रोटी कपड़ा मकान अचीव कर लेंगे, हम सब फैमिली अचीव कर लेंगे, हम सब दोस्त अचीव कर लेंगे, हम सब पावर पैसा मनी अचीव कर लेंगे। बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप लाइफ में उतना अचीव करेंगे जितना बेटा जी आप अचीव करने के लिए कैपेबल है। तो टू अचीव what one is capable of getting, to achieve, to get what one is capable of getting। और मैस्लो ने इस थ्योरी में 4 एजम्पशंस भी दी हैं आ रहे हैं। सबसे पहली कार्तिक कि ह्यूमन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आप इंसान को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अगर आप उसे 100 करोड़ भी दे दोगे तो वो अगले 1 करोड़ की डिमांड करेगा, तो आप उसको कभी भी पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। ये जो नीड्स है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एज सुन एज एक नीड पूरी हो जाएगी आदमी की अनदर नीड ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगी। और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइड नीड। ये पूरी मैस्लो की थ्योरी थी जिसको बोलते हैं मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी। कोई डाउट है? आर्या, कार्तिक, अनिकेत? दीदी इसमें जो नहीं बिहेवियर दीदी। हाँ, टेक योर सोशल टाइम। वर्क बताओ एक बार और। दीदी बिहेवियर का मतलब सोशल वर्क हुआ या फिर पर्सनैलिटी? दोनों चीजें। देखो बिहेवियर के अंदर बेटा जी 3 प्रकार के बिहेवियर आते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका पर्सनल, आपका सोशल बिहेवियर, आपका इमोशनल बिहेवियर, आपका पर्सनल बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, सब बिहेवियर होता है। बिहेवियर ही 3-4 तरीके का होता है। आप सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप अपने घर वालों के साथ कैसे बिहेव करते हो। बिहेवियर इज ऑफ मेनी नंबर ऑफ टाइप। और जो भी आपका बिहेवियर है वो आपकी नीड पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कभी आदमी अच्छा कमाता है तो वो अपने घर वालों के साथ भी अच्छा बिहेव करता है क्योंकि वो लाइफ में सेटिस्फाइड है। लेकिन कभी कभी जब हम परेशान होते हैं, प्रमोशन नहीं हुआ या इंसेंटिव मिलना था नहीं मिला, तो हमारा बिहेवियर वैसा हो जाता है। तो इंसान का बिहेवियर हमेशा उसकी नीड पर डिपेंड करता है। अगर मेरी सारी नीड पूरी है, मैं खुश हूं, तो मैं आपके साथ खुशी खुशी आपको पढ़ाऊंगी, है ना। और अगर बेटा जी मैं ही लाइफ में परेशान हूं तो मेरा बिहेवियर वैसा हो जाएगा। तो जैसी आपकी नीड पूरी होती है, जब आपके पास पावर आ जाता है, स्टेटस आ जाता है, पैसा आ जाता है, दोस्त है, परिवार है, सब है, तो आदमी खुशी रहेगा। तो उसका बिहेवियर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइड नीड, कि उसकी कौन सी नीड सेटिस्फाइड। क्लियर है? जी हाँ। बताइए आ रहा है, हाँ कुछ जी। पूछ रहे थे? अनिकेत क्लियर है? नहीं दीदी क्लियर है। ठीक। ये 4 क्लियर है एग्जांपल्स दीदी। आखिरी की नोट करिए और हेडिंग डालिए इंसेंटिव्स। मैं आपको इंसेंटिव्स पढ़ाती हूँ। बी क्विक। 1 मिनट ही रुकूंगी क्योंकि ये पिछली क्लास में नोट हो गया था सारा।
चलिए जी, नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा जी इंसेंटिव्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जी इंसेंटिव्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जी इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब क्या है अक्षर? इंसेंटिव्स का मतलब ये है बेटा जी कि क्या क्या इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं टू मोटिवेट अ पर्सन। अगर मुझे किसी पर्सन को मोटिवेट करना है तो मैं उसको कैसे कैसे इंसेंटिव्स दे सकती हूँ। अब इंसेंटिव में वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ इंसेंटिव। एक आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और एक आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। क्या फर्क है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में आ रहे? दीदी फाइनेंशियल में जैसे हमने बोनस में बोनस दे दिया, थोड़ा ज्यादा सैलरी में थोड़ा ज्यादा वो दे दिया, पैसे दे दिए। मतलब और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर रिलेटेड टू मनी। अब सही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर रिलेटेड टू मनी। लाइफ में कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि बीइंग अ मैनेजर आप हर आदमी को पैसे से मोटिवेट कर सकते हो। द आंसर इज नो। हर आदमी बेटा जी अलग होता है, तो जरूरी नहीं है कि आप हर आदमी को पैसा दिखाओगे और वो आपके इशारों पे नाचने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर बार फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देके ही मोटिवेट किया जाए ऐसा नहीं होता। कई बार बेटा जी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की भी मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी सैलरी कमा रहे होते हैं और लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं। उनको सिर्फ पावर, वो लोग पावर के पीछे ज्यादा भागते हैं, पैसे के पीछे उतना नहीं भागते हैं, उन्हें पावर में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो कई लोग आपके नॉन, कई बार जैसे आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे, जब आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे ना किसी बड़ी कंपनी में काम करना है। अब भले ही वो बड़ी कंपनी उसको पैसा नहीं दे रही, लेकिन बड़ी कंपनी उसको ट्रेनिंग देगी, बाहर सिखाने भेजेगी, तो उसको वो चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, उसको पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो लाइफ में जैसा मैंने आपको कहा कि हर आदमी ऐसा नहीं होता कि पैसे से ही मोटिवेट हो, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बिना पैसे से भी मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे किसी को पावर दे रही हूँ मैं, स्टेटस दे रही हूँ, तो वो मोटिवेट हो रहा है। किसी को मैंने अवार्ड दिया, रिवॉर्ड नहीं, रिवॉर्ड दूंगी तो फाइनेंशियल हो जाएगा। मैंने आपको प्राइज दिया, लोगों के आगे बुलाया, तालियां बजवाई, आप मोटिवेट हो गए। तो बिना पैसे से भी आदमी मोटिवेट होता है। या मैंने आपको ट्रेनिंग करने के लिए अब्रॉड भेज दिया, आप मोटिवेट हो गए। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, क्या मैंने आपको छुट्टियों का पैकेज दे दिया, आप मोटिवेट हो गए। तो हर आदमी पैसे से ही मोटिवेट नहीं होता है, कुछ लोग बिना पैसों से भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो हमारे पास कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इंसेंटिव की, तो सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है दैट इज पे एंड अलाउंस। दैट इज पे एंड अलाउंस। व्हाट डू यू मीन बाय पे एंड अलाउंस? मैं आपको बड़े सिंपल से भाषा में समझाती हूँ। पे एंड अलाउंस का मतलब होता है कि किसी भी फैसिलिटी के लिए पे करना। थोड़ा मैं ना इस टॉपिक को आज ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगी क्योंकि काफी कम बच्चे हैं क्लास में, बट ठीक है, इट्स ओके, मैं आपको अच्छे से पढ़ाती हूँ थोड़ा बहुत सा। फैसिलिटीज के लिए पे करना इज कॉल्ड एज पे एंड अलाउंस, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में आएगा ही आएगा। तो व्हाट इज पे एंड अलाउंस? जब हम फैसिलिटीज के लिए पे करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मेडिकल अलाउंस, और जैसे कार्तिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ये क्या होते हैं? मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब क्या है कि मैं आपको मेडिकल अलाउंस देती हूँ, कंपनी आपको हर महीने 1000 रुपए का मेडिकल अलाउंस देती है, यानी आपके मेडिकल का खर्चा अगर हुआ
ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप उस पैसे को कहीं और भी खर्च कर सकते हो। कंपनी कौन सा आके चेक करने वाली है? मेडिकल अलाउंस। जैसे अगर कंपनी ऐसा कोई भी सुविधा के लिए पे कर रही है तो वो अपने सारे एम्प्लॉयज को इक्वली पे करेगी। ऐसा नहीं होता कि अच्छा आपका तो मेडिकल का खर्चा ही नहीं हुआ तो हम आपको नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रही हूँ तो मैं सबको ही दूंगी, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई अपने व्हीकल से आता है तो मैंने कहा ना ना तुम तो अपने व्हीकल से आते हो, तुम्हें क्या जरूरत है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की? ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी पे करेगी तो सबको पे करेगी, नहीं करेगी तो किसी को भी पे नहीं करेगी। अगर आपका वो खर्चा नहीं होता तो वो पैसा आपका, अपना एंजॉय करो, मजे लो। तो पे एंड अलाउंस नाम का भी एक इंसेंटिव होता है जो कंपनी देती है। कई बार कंपनी हाउस रेंट अलाउंस भी देती है कि अगर आप किराए पे रहते हो, किराया, आपका किराया, इसमें ये नहीं है कि आप, कंपनी तो एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर लेगी कि जी हम तो इतना देंगे। अब आपको उससे सस्ते में रहना है, उससे महंगे में रहना है, या हो सकता है कि आप किराए पे रहते ही नहीं, आपका तो अपना घर है, तब भी आपको वो अलाउंस मिलेगा। तो पे एंड अलाउंस नाम का भी एक इंसेंटिव होता है जो कंपनी अक्सर अपने एम्प्लॉयज को देती है। ट्रांसपोर्ट का, मेडिकल का, रेंट अलाउंस भी मिलता है कई कंपनियों में, वो सबको मिलता है। इट डजेंट मैटर कि आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दीदी ऐसे तो मान लो किसी का एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं तो उसके तो मजे आ गए, उसके तो पैसे उसकी जेब में चले गए। हाँ ऐसा होता है, तो कंपनी ऐसा अलाउंस देती है। अब दूसरा अलाउंस ये आता है, दैट इज परक्यूजिट्स। अब मैं आपको दीदी तो बताऊं, कंपनी देती है, मतलब हाँ, नाम से ही क्यों देती है कि ट्रांसपोर्ट है? एक बार और। दीदी मतलब डायरेक्ट ही पैसे दे देना उन्हें, मतलब ये नाम ना लेना मेडिकल अलाउंस या फिर ट्रांसपोर्ट हाँ अलाउंस है। बेटा जी, इंडिया में एक चीज होती है दैट इज इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैंने ये पैसा क्यों दिया है ना। अब जैसे अभी क्या है, इनकम टैक्स ये कहता है कि जो कंपनी अलाउंस दे रही है उस पे टैक्स की एप्लीकेबिलिटी अलग तरीके से लगेगी, और जो कंपनी बेसिक सैलरी दे रही है उस पे अलग लगेगी। तो इसलिए कंपनी को दिखाना पड़ता है कि हमने इतनी सैलरी दी और इतना अलाउंस दिया। ठीक है दीदी। इससे बेटा जी सामने वाले को मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बोला कि देखो भाई, तुम्हारी बेसिक सैलरी तो 10,000 रुपए है, लेकिन कंपनी तुम्हें 2,000 रुपए अलग से मेडिकल का देगी, तो थोड़ा सा आदमी को मोटिवेशन सा हो जाता है। 1,000 रुपए हम आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देंगे। अब इससे मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कंपनी अलग से बोल के इसलिए दे रही है कि कल को कंपनी ये भी कह सकती है कि जी ओके जयराम जी की आज से हम आपको मेडिकल अलाउंस नहीं देंगे। तो इसलिए उस अमाउंट को अलग रखा गया है कि सैलरी तो आपको देती है, उसके अलावा कब। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? पहला सवाल, इंसेंटिव्स का मतलब होता है एनीथिंग ओवर एंड अबव सैलरी, एनीथिंग ओवर एंड अबव सैलरी। अगर हम आपको सैलरी से ज्यादा कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी, भले हम आपको सैलरी से ऊपर 1 रुपया भी दे रहे हैं, कुछ भी सुविधा दे रहे हैं, तो इट इज द पार्ट ऑफ इंसेंटिव्स। इसीलिए बेटा जी से अलग रखा गया कि एक इंसेंटिव है, ये मेडिकल का पैसा है, कल को कंपनी से देने से मना भी कर सकती है, आप क्या करोगे, है ना। दूसरा आता है परक्यूजिट। मैं क्लास को थोड़ा आज थोड़ा क्या काफी छोटा रखूंगी, बट ठीक है, मैं अगली क्लास में आपका सिलेबस इसका काफी सारा, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर को एंड ही कर देंगे अगली क्लास में, तो हम थोड़ी बड़ी क्लास ले लेंगे। अच्छा जी, तो पे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप सब पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। व्हाट इज परक्यूजिट्स? अभी मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। परक्यूजिट्स का मतलब होता है फैसिलिटीज देना। क्या फर्क है पे एंड अलाउंस में और आ रहा परक्यूजिट्स में? पे एंड अलाउंस में और परक्यूजिट्स में बहुत बड़ा फर्क है, अगर आप दिमाग खोल के समझो। पे एंड अलाउंस में मैंने आपको सुविधा के लिए पे कर दिया है ना, परक्यूजिट में मैं आपको सुविधा दे रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्री एक्सेस टू हॉस्पिटल। आप बताओ चलो पहले दोनों में क्या फर्क है, फिर मैं आपको समझाऊं। दीदी उसमें पे एंड अलाउंस में हम क्या कर रहे हैं कि वर्कर को पे कर रहे हैं, वो कहीं से भी कहीं पे भी जाकर क्या अपना ट्रीटमेंट कराए या कुछ भी कराए तो हम उसके लिए उसको पे कर रहे हैं कुछ फिक्स अमाउंट। एग्जैक्टली, और हो और सकता है आर्या परक्यूजिट्स में कि उसका खर्चा हो ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ और जी, उसके वो सारे पैसे बच जाएं और उसके तो मजे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। बट और परक्यूजिट में, आप बोलो। परक्यूजिट्स में ये एक अपना ही मतलब हॉस्पिटल वगैरह को कुछ फिक्स ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर इन्हें फ्री एक्सेस होता है।
जैसे बीएचएल वालों को बीएचएल हॉस्पिटल में, है ना, ऐसा बोल सकती हूँ मैं शायद। हाँ जी। सिंपल। जैसे बीएचएल कहता है कि अगर आप बीएचएल में नौकरी कर रहे हो तो आप बीएचएल हॉस्पिटल में फ्री एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई ऑपरेशन कराना है, कोई इलाज, कोई इंजेक्शन, कोई दवाई, तो आप बीएचएल हॉस्पिटल जाओ, अपना बीएचएल का कार्ड दिखाओ और मजे लो, है ना। दैट इज परक्यूजिट, कि मैं आपको सुविधा दे रही हूँ पर मैं आपको अलग से पैसे नहीं दे रही हूँ, है ना। जैसे मान लो मैं डीपीएस में टीचर हूँ, तो डीपीएस वाले मुझे अलाउंस देते हैं कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा जहां भी आप पढ़ाना चाहो पढ़ाओ, ये पैसे हम आपको दे रहे हैं, है ना। और या फिर डीपीएस वाले मुझे परक्यूजिट देते हैं कि आप डीपीएस में अपने बच्चे को फ्री में पढ़ा सकते हो। तो दोनों चीजों में फर्क है। पे एंड अलाउंस में वो मेरे हाथ में पैसे दे रहे हैं, उसका वो पैसे मुझे एक सर्टेन अमाउंट दे रहे हैं। हो सकता है मैं भाई अपने बच्चे को 1 लाख रुपए वाले स्कूल में पढ़ाऊं, वो मुझे 10,000 ही दे रहे हैं, तो 90,000 तो मेरी जेब से जा रहे हैं ना। दैट इज पे एंड अलाउंस। और परक्यूजिट्स का मतलब होता है कि वो मुझे सुविधा दे रहे हैं कि आप यहाँ जाके फ्री में काम कर सकते हो, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो परक्यूजिट में वो मुझे सुविधा दे रहे हैं और पे एंड अलाउंस में वो मुझे उस सुविधा के पैसे दे रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन पे एंड अलाउंस एंड परक्यूजिट्स। अब बताओ कोई डाउट? सेकंड वाला एक बार और। दीदी, ये सेकंड वाला पॉइंट फाइनेंशियल में ही आएगा? हाँ जी, इसका कारण ये है कि जब कंपनी कोई सुविधा आपको फ्रीली एक्सेस करने को देती है, बट कंपनी तो उसके लिए पे करती है ना कार्तिक, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ओके दीदी। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे दो बातें हैं, मैंने आपको महीने में 500 रुपए देती हूँ कि भाई तुम ट्यूशन आते हो तो ये तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है 500 रुपए का। अब मैं तो आपको हर महीने 500 रुपए देती ही हूँ, क्या पता 1-2 दिन तुम किसी दोस्त के साथ ही आ गए, तुम्हारे पैसे बच गए, तुम्हारा खर्चा ही नहीं हुआ, है ना। या 1-2 दिन आप आए नहीं, कोई खर्चा नहीं हुआ। 10 दिन हमने छुट्टी कर दी, आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, तो पैसे बच गए। सुविधा में क्या है कि मेरी कैब आती है, वो आपको घर से पिक एंड ड्रॉप देती है। दिस इज परक्यूजिट। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन पे एंड अलाउंस एंड परक्यूजिट। दोनों ही हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। एक और ले लूं, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है बट मुझे लग रहा है कि उनका छुट रहा है। तो पे एंड अलाउंस हो गया, परक्यूजिट हो गया, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव और है बेटा जी, दैट इज बोनस। ये भी बड़ा मस्त है फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये अक्सर आपको त्योहारों में देखने को मिलेगा। तो बोनस वाला जो होता है वो ज्यादातर फेस्टिवल सीजन के टाइम पे दिया जाता है, जैसे दिवाली होली पे तो बोनस देना ही है। ऐसे इंसेंटिव को हम, ये भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव का ही पार्ट है। एनी डाउट? नहीं दीदी। ठीक है, और कोई आप बता सकते हो? चलो फिर, आज थोड़ा टाइम का कंफ्यूजन हो गया था शायद से, तो इसलिए काफी स्ट्रेंथ कम है। कोई बात नहीं, आप इसे फिलहाल नोट करिए, हम अगली क्लास थोड़ा जल्दी शुरू करके इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। दीदी टूल वगैरह पे भेजती है जो कंपनी, क्या चीज भेजती है बाबू?